हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो आपका सीईटी सेकंड है उसके अंदर जनरल साइंस का यानी दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस का जो सिलेबस दे रखा है उसे अपन टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। तो अपन ने सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन जो जीव विज्ञान का आपका भाग दे रखा था उसको अपन ने कंप्लीट करा था। उसके बाद में जो आपके भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पोर्शन दे रखा था उसको कंप्लीट करा था। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट करा था केमिस्ट्री के पोर्शन को, और केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर अपन जो है इस पहले भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सभी क्लासेस आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप लोग जाकर के आराम से प्लेलिस्ट को देखिए और वहाँ से नोट्स बनाइए। आप लोगों का निश्चित रूप से ही जो है एग्ज़ाम के अंदर किसी भी बुक को पढ़े बिना या किसी प्रकार की कोचिंग को लिए बिना भी आप सिलेक्शन ले जाएंगे। अब आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा केमिस्ट्री का, और ये दूसरा पोर्शन जो कि थोड़ा सा लंबा है उसको अपन पहले कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन समझेंगे कि ये कार्बन क्या है, कार्बन की जितनी भी विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कंप्लीट पढ़ेंगे। और इसके जो यौगिक है, कार्बन से बनने वाले जो यौगिक है उनकी अपन बात करेंगे। हालांकि कार्बन से बनने वाले यौगिकों को ही यहाँ पर दिया गया है, जैसे हाइड्रोकार्बन है तो ये कार्बन से बने हुए यौगिक ही होते हैं, तो ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। कार्बन के अपर रूप यानी कि कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और एलोट्रोप्स का मतलब होता है कार्बन के ही अलग अलग जो रूप होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो अगर कार्बन के अलग अलग रूपों की बात की जाए तो इसके अंदर आपके आ जाते हैं जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, कोल, कॉक, कास्ट चारकोल होता है, जंतु चारकोल होता है, काजल होती है, गैस कार्बन है, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में पढ़ेंगे, जिसे फ्रियोन्स भी कहा जाता है। उसके बाद में आपका CNG गैस के बारे में आपने नाम सुना ही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक होती है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, उसके बारे में अपन को लेकिन पढ़ना नहीं है। और उसके बाद में आपको पढ़ना है बहुलक के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में। और बहुलक जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, बहुलक मतलब बहुत सारे, तो बिल्कुल इसके अंदर एक एल्केन या एल्काइन या एल्किन लेकर के उसको जब बहुत बार चेन के रूप में जोड़ दिया जाता है तो वो एक बहुलक या पॉलीमर बन जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में लास्ट अपना एक टॉपिक बचेगा, वो रहेगा साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो जो ये आपका सौंफ, जो आप साबुन आज अपने घर पे देखते हैं, उस साबुन के माध्यम से कैसे सफाई होती है, कौन सा परमाणु बनता है, कौन सा ये जो साबुन है इसके अंदर कौन से यौगिकों से इसे बनाया जा सकता है, उन यौगिकों का नाम क्या होता है। और फिर अपन जानेंगे कि साबुन और अपमार्जक के अंदर अंतर क्या है, और अपमार्जक किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं, या कठोर जल के अंदर कौन से ज़्यादा उपयोगी होते हैं, मृदु जल के अंदर कौन से ज़्यादा उपयोगी होते हैं, या नदियों के अंदर कौन से के ज़्यादा अधिक मात्रा में जाने से हमें नुकसान होगा और किसकी मात्रा अधिक जाने पर भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है, यानी जैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं। ये सब चीज़ें अपन इस साबुन और अपमार्जक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कार्बन एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन और इसके जो महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए सबसे पहले कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, किसकी बात करेंगे, कार्बन और कार्बन के जो यौगिक है, महत्वपूर्ण यौगिक है, उनके बारे में बात करेंगे।
अब सबसे पहले अपन जानेंगे कि कार्बन का डायरेक्ट ही अस्तित्व में आ गया था या कार्बन के यौगिक क्या डायरेक्ट में मिल गए थे? तो नहीं दोस्तों, ये बात है कुछ हिस्ट्री की। थोड़ी सी यहाँ मैं समझाने के लिए आपको हिस्ट्री भी पढ़ा देता हूँ कार्बन की। हमारे 1815 की बात है, युगों पुरानी। 1815 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए हैं बर्जीलियस। क्या नाम है उनका? बर्जीलियस। ठीक है। अब ये जो बर्जीलियस महोदय हैं, इनका संबंध किससे है? 1815 से, यानी आज से लगभग 207 वर्ष पूर्व की बात है। तो उस समय बर्जीलियस महोदय क्या है कि एक ही यही अपने गली के जो है पढ़े लिखे डॉन थे। तो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे डॉन की हमेशा बात मानी जाती है। तो इन्होंने क्या करा, बर्जीलियस महोदय ने 1815 में कह दिया कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण केवल और केवल जीवधारी स्रोतों से ही किया जा सकता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है। उसके अलावा अपन कभी कार्बनिक यौगिक बना ही नहीं सकते। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था बर्जीलियस ने। जो इन्होंने ये बात कही उसको इन्होंने अपनी एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत करा और उस थ्योरी का नाम है जैव शक्ति सिद्धांत। क्या नाम है? जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है। तो जैव शक्ति सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया कि जीवधारी स्रोतों से जो प्राप्त होने वाले पदार्थ है उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। ऐसा किसने कहा था? बर्जीलियस ने। कब कहा था? 1815 में। ठीक है। तो ये चीज़ नोट करो, फिर इसका खंडन करेंगे अभी आगे। तो आप लिखेंगे ये बर्जीलियस है, 1815 है। अब यहाँ पर आप ऐसे ही छोटी सी हेडिंग डाल के लिख लीजिए जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है। चलो, यानी कि विटल फोर्स थ्योरी, उसके बारे में अपन लिखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा तथा कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा तथा कार्बन के यौगिक या कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहा जाने लगा? कार्बनिक रसायन कहा गया। समझ में आ गई बात? तो कार्बनिक एवं उसके यौगिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 1815 में बर्जीलियस ने एक धारणा दी थी या एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत, और उसमें उन्होंने कहा कि
कि जो जीवधारी स्रोत है उससे ही अपन जो है कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उसे इन्होंने सिद्धांत में कहा कि जो भी जीवधारी है उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ को अपन कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और कार्बनिक यौगिकों के या कार्बन से बने हुए जो यौगिक है उनके अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया। अब ये बात कब की थी? 1815 की। अब थोड़े टाइम के बाद में कब 1828 के अंदर एक मेरे जैसा महान इंटेलिजेंट वैज्ञानिक आ गया। अच्छा सर आप इंटेलिजेंट हो? नहीं भाई, ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं, थोड़ा बहुत। तो 1828 के अंदर एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम है वॉलर। क्या नाम है इसका? वॉलर। यह आप नाम लिख लीजिए इसका नाम है वॉलर, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिएगा वॉलर। तो ये जो वॉलर नामक वैज्ञानिक आया, इन्होंने क्या कर दिया कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ कृत्रिम रूप से बनाकर बता दिया। इन्होंने क्या करा? अकार्बनिक पदार्थ लिए और उन अकार्बनिक पदार्थों की रिएक्शन करवा करके एक कार्बनिक यौगिक बना डाला। तब किसका खंडन हो गया? जैव शक्ति सिद्धांत जो कि आपके ब्रिजिलियस ने दी थी उसका खंडन हो गया। उन्होंने क्या कहा था कि केवल और केवल जीवधारी स्रोतों से ही आप जो है क्या कर सकते हो? कार्बनिक पदार्थ बना सकते हो। लेकिन वॉलर ने क्या प्रूव कर दिया कि अकार्बनिक पदार्थ लेकर के उनकी रिएक्शन करवा करके कार्बनिक पदार्थ बना दिया। तो सर इसने कैसे प्रूव करा था? तो इसने एक रिएक्शन करवाई थी, और वॉलर ने जो रिएक्शन करवाई थी वो रिएक्शन करवाई थी किसकी? अमोनियम सल्फेट। इसके बारे में जब मैंने कल बताया था तब बोला भी था कि आपका कौन सा पदार्थ है जो कार्बनिक रूप से पहला लैब के अंदर तैयार किया गया। तो आपके वॉलर महोदय ने क्या करा कि अमोनियम सल्फेट यानी NH4 होल ट्वाइज SO4 लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ में? तो 2KCNO का मतलब क्या है? पोटेशियम साइनेट। तो आपका इन्होंने क्या करा? अमोनियम सल्फेट लिया, एक तो क्या लिया? अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करवा दी पोटेशियम साइनेट के साथ में, ठीक है, पोटेशियम साइनेट के साथ में। जैसे ही इनको फिर हीट किया गया तो यहाँ पर आपके क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ NH4 CNO यानी अमोनियम साइनेट बन गया। क्या बन गया? अमोनियम साइनेट, ठीक है, क्या बन गया? अमोनियम साइनेट बन गया, और साथ में पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 बन गया। समझ में आ गई बात? जब अमोनियम साइनेट यानी NH4 CNO को गर्म किया गया, क्या किया गया? हीट किया गया। ये जो त्रिभुज बनाते हैं ना, इसका मतलब होता है केमिस्ट्री में हीट करना, गर्म करना। तो जब इसे गर्म किया गया तो ये टूट गया और ये बन गया NH2CO NH2। और मैंने कल जब आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में तो बताया था कि NH2CO NH2 एक क्या है? एक यूरिया है। ये क्या है? आपका यूरिया है, जो आजकल आप खेतों में बहुत ज़्यादा खाद के रूप में यूज कर रहे हो। और ये एक कार्बनिक यौगिक है। समझ में आ गई बात? ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। तो इस प्रकार से कार्बन
जो अपनी कार्बनिक रसायन है, जो अपनी ऑर्गेनिक आपकी केमिस्ट्री है, या जो अपना कार्बन है, उस परमाणु के बारे में या उससे बने हुए यौगिकों के बारे में यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो कहानी कब स्टार्ट हुई थी? बर्जीलियस के द्वारा जब 1815 में ये सिद्धांत दिया गया था कि केवल और केवल जीवधारी स्रोतों से ही आप कार्बनिक पदार्थ बना सकते हो, तब इसे कहा गया था जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन इसी का फिर 1828 के अंदर वॉलर नामक वैज्ञानिक ने खंडन किया। कैसे खंडन किया? तो अकार्बनिक पदार्थों को मिला करके रिएक्शन करवा करके कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें क्या हुआ था? तो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करवा दी थी पोटेशियम साइनेट की, तब बन जाता है अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट के साथ बनता है पोटेशियम सल्फेट। इस अमोनियम साइनेट को जब और हीट किया जाता है तो ये आगे जाकर के टूटता है और NH2CONH2 यानी कि यूरिया के अंदर कार्बनिक यौगिक ये बन करके तैयार हो जाता है यूरिया के रूप में। तो ये थी अपने आपके ऑर्गेनिक यानी कि जो कार्बन की स्टडी पूरी जो है की जाती है वो यहीं से शुरू होती है। अब अपन बात करेंगे कुछ कार्बन परमाणु की विशेषताओं के बारे में। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कार्बन परमाणु की विशेषताएं। ठीक है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, जिसके अंदर सबसे पहले कार्बन का आता है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी ये जो आपने पीरियोडिक टेबल देख रखी होगी, आवर्त सारणी देख रखी होगी, उस आवर्त सारणी के अंदर ये 6 नंबर पर आने वाला परमाणु है। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 6 होता है। और इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है, या इसका जो चिन्ह है या इसका जो प्रतीक है वो क्या है? सी। क्या है? सी है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। तो वो क्या है दोस्तों? ये है 1s2 2s2 और 2p2। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी बाहरी कक्षा के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 है। और ये 4 ही इसकी आगे जाकर के क्या बन जाती है? संयोजकता, वैलेंसी बन जाती है। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं के अंदर तो ज़रूर, और अगर आपके 11-12 में साइंस थी तो आपको ये पता होगा कि किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ही उसको अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता देते हैं। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है ये एक ऐसा परमाणु है जिसके बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने छोटी कक्षाओं में एक अष्टक का नियम तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें ये कहा जाता है कि कार्बन के जैसे ही किसी भी बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो अष्टक पूर्ण होता है और वो आगे कक्षाओं में फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। दोनों ही केस में बहुत बड़ी बात है भाई। 1 लाख रुपए या तो आप फेंक दो या 1 लाख रुपए आप ले लो, तो आपका टारगेट क्या होगा? 1 लाख रुपए लेने का ही रहेगा टारगेट, तो है ना। कभी मजबूरी हुई तो 1 लाख रुपए त्यागना भी पड़ सकता है। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करके भी अपनी संयोजकता को पूरी कर सकता है। ये देखेगा कि कैसी परिस्थितियां है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 और इसकी संयोजकता है 4। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं तो वो आपको पहले से पता है, सी से। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया आपके? चलिए अब आपको बता दूं कि ये जो कार्बन है ये अपना एकल संयोजी के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक है, जैसे देखो कुछ मैं यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जैसे आपके कार्बन जो है कहाँ कहाँ पर एक
इलेक्ट्रॉन का ही साझा करेगा। देखो जैसे कार्बन जो है क्या करेगा, अपने पास में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ दिए। अब इधर चारों जगह सपोज करो हाइड्रोजन 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 लग गया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एकल संयोजी परमाणु, यानी एक एक संयोग करके इसने मिला दिए। ठीक है, ऐसे ही इसके चारों तरफ अगर ये Cl भी लगा सकता है भाई, जिनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने, इसमें क्या कंडीशन होती है लेकिन कि जो ये दूसरे वाले अटैच हो रहे हैं इनकी भी अष्टक का जो नियम है वो पूरा हो रहा हो सहयोग करने से, और कार्बन का भी हो रहा हो, तो फिर ये ऐसे जो है संयोजकता करते हैं। तो ये देखो एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे एकल संयोजी परमाणु। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि दो जो है आपके एकल संयोजी होंगे और कभी कभी द्विसंयोजी भी होगा। द्विसंयोजी यानी एक ही परमाणु के साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो डबल बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ये देखो कार्बन है तो ये अपना सीधे डबल बॉन्ड किससे जोड़ दिए, एक ही परमाणु ऑक्सीजन से जोड़ दिए और 2 हाइड्रोजन ऐसे छोड़ दिए। ठीक है, ऐसे ही कई बार ऐसा भी होगा कि कार्बन एक ही परमाणु से 3 बॉन्ड बना दे, जैसा कि किसमें होता है हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि HCN होता है, उसमें यही होता है स्ट्रक्चर इसका। समझ में आ गई बात। नाइट्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के साथ में 1 बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ। कई बार ये डबल बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, जैसे देखो कार्बन है, अब CO2 जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ इधर भी 2 बॉन्ड इधर भी 2 बॉन्ड। ठीक है, कहीं 1 बॉन्ड बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि ये कब द्विसंयोजी है, कब ये एकल संयोजी है, कब ये त्रिसंयोजी है। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये आपका जो कार्बन है उसकी कुछ विशेषताएं कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपने आ जाता है क्या, तो आप ये कौन सा पॉइंट था अपना, दूसरा। अब आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन की ज्यामिति कैसी है। तो इसकी ज्यामिति है समचतुष्फलकीय। तो कार्बन की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ज्योमेट्री है समचतुष्फलकीय। कैसी है, समचतुष्फलकीय इसकी ज्योमेट्री होती है, जिसमें ये क्या करता है कि चारों के चारों संयोजकताओं के चारों कोनों पर तो ये संयोजकताएं शो करेगा, और केंद्र के अंदर यानी इस प्रकार से देखो, ये ऐसा मान लो डायग्राम बन रहा है, तो ये खुद तो ऐसे सभी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये लो ऐसे, और इसके सेंटर में यहाँ पर रहता है फिर कौन, कार्बन रहता है। और प्रत्येक संयोजकता बंध जो होता है उनके मध्य में एंगल कितना होता है, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल होता है आपका 109 डिग्री और 28 सेकेंड। बेसिकली ये डायग्राम इस प्रकार का बनता है, ये ऐसे। समझ में आ गई बात। तो ये जो एंगल है ये है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है संयोजकता के मध्य जो बंध है उनके लिए। तो प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप ये लाइन लिख लीजिए ताकि आपके डायरेक्ट भी आ जाए तो काम आ जाए कि प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका गुण आता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और वो केवल अभी तक सबसे ज़्यादा कार्बन के अंदर ही ये गुण पाया जाता है, और वो है कार्बन का श्रृंखलन गुण यानी कि कैटाइनेशन गुण। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, तो आप लिखेंगे
कि कार्बन परमाणु में एक विशेष यानी स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल, इसका स्पेशलाइजेशन है, हम ये कह सकते हैं इसका विशेष गुण है, विशेष प्रॉपर्टी है, होता है कि कार्बन कार्बन, ठीक है, मतलब दो कार्बन आपस में ऐसे जुड़ करके कार्बन कार्बन से जुड़कर शाखित अशाखित, भाई शाखा वाला स्ट्रक्चर भी बना सकता है, अशाखा वाला यानी शाखाएं जिसके अंदर नहीं हो उसे कहेंगे अशाखित, या फिर आप कह सकते हो चक्रीय, ठीक है, गोले टाइप में बंद क्लोज्ड जो होते हैं ना उनको, तो चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये जो कार्बन कार्बन जुड़ करके शाखित अशाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण करने की प्रॉपर्टी है, इसे क्या कहेंगे? श्रृंखलन कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो ये देखिए, जैसे आपका ये कार्बन इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। अब ये सब जगह इनकी जो संयोजकता पूरी करने के लिए क्या जोड़ेंगे? अपने हाइड्रोजन तो जुड़ेंगे ही, ठीक है। इनके IUPAC नाम वगैरह मैं सब सिखाऊंगा क्योंकि पूछे गए हैं, LDC एग्जाम में पूछे गए हैं, तो CET में भी पूछे जा सकते हैं भाई, पेपर तो वहीं से बन रहा है। ये देखो, तो ये क्या है, इसमें कहीं पर भी शाखा निकल रही है क्या? नहीं, तो ये पूरा अशाखित हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये अशाखित श्रृंखला का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर शाखित की बात करें तो शाखित में ये होता कि ये कार्बन कार्बन निकल गया, फिर इससे ऐसे दो शाखाएं निकल रही होती, एक इधर कार्बन एक इधर, फिर क्या होता? अब देखो, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन इसके, क्योंकि हर कार्बन से 4 हाइड्रोजन मैक्सिमम जुड़ सकते हैं। तो इससे ये अब 3, ये देखो, ये इससे 3, तो बताओ हुआ या नहीं ऐसे शाखा टाइप का? तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसकी शाखित श्रृंखला हो जाएगी। तो ये अशाखित श्रृंखला है, ये शाखित श्रृंखला हो जाएगी। नंबर 3 पे आपके और कैसी बना सकते हो? तो आप चक्रीय बना सकते हो भाई, आपकी इच्छा है, आप ऐसे जोड़ दो कार्बनों को, लो ये जोड़ा। अब देखो, इसको 2 चाहिए, ये लो 2 हाइड्रोजन, इसको 2 चाहिए, 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 इधर गए 2 इधर, इसको भी 2 चाहिए, ये लो ये लो ये लो ये लो। तो बताओ ये चक्रीय बना या नहीं? तो बस ये ही है चक्रीय इसका शेप, ठीक है। ऐसे ही फिर आप आगे से आगे अपनी इच्छा करें उस टाइप के इसमें शेप दे सकते हो। अभी जब अपन इसके IUPAC नामकरण की बात करेंगे, यानी जो ये यौगिक होते हैं इनके नामों की बात करेंगे, तब अपन देखेंगे कि आइसो और एक नियो पैटर्न और होते हैं जिनकी भी बात अपन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने आप लोगों को ये समझाया कि ये आखिर में कार्बनिक, जो अपनी पूरी कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका विकास कैसे हुआ, क्या इसके बारे में पहले से ही सही जानकारी थी या कैसे ये डेवलपमेंट आया इसका। और उसके बाद में अपन ने जाना कि कार्बन जो परमाणु है उसकी जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उनको अपन ने
समझा। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।